Assalamu alaikum dear students. Hope you are fit and fine. I am your host Parvez Wani. Today in this session we are going to discuss about the forest society and the colonialism. We will try to understand what is mean by deforestation, how are forests important to us, what was the impact of colonialism on forests and forest life. How were life of forest people affected by the colonizers or colonialism? All these things would be discussed in this chapter. I hope you will enjoy. So let us begin with the picture which you will see right now. Okay, see this picture very much closely. Try to understand what is this. ये पिक्चर देखकर आपको क्या नज़र आ रहा है? जी बिल्कुल, ये आपको नज़र आ रहा है एक फॉरेस्ट। ये पिक्चर हमें बता रही है कि फॉरेस्ट्स किस तरह से एक टाइम पे हरे भरे थे, ख़ास तौर पे जो अमेरिकन प्लेन्स में थे या कहीं और अमेज़न फॉरेस्ट्स थे, ये कितने एक टाइम पे हरे भरे थे। क्या ये फॉरेस्ट्स आज भी ऐसे हैं? ये देखिए फॉरेस्ट्स में क्लोजली कुछ लोग लकड़ी काट रहे हैं। इन चीज़ों को गौर से देखिए कि क्या हो रहा है ये सब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट से। So take a quick look around your home or neighborhood and identify all the things that come from forests. That is the paper in the book, desks, tables, doors, windows, colors, cloths, spices, the chocolates, honey, gum, coffee, tea, rubber. All these things, directly or indirectly, come from the forests. So forests provide us bamboo, wood for fuel, grass, charcoal, packaging, fruits, flowers, animals, birds, and many other things. In the Amazon forests or in the Western Ghats in India, it is possible to find as many as 500 different plant species in one forest patch. But between 1700 and 1995, the period of industrialization led to the destruction of large number of forests. Around 13.9 million square kilometer of forest, or 9.3% of the world's total area, was cleared for industrial uses, cultivation, pastures and fuel wood. सो देयर आर टू थिंग्स क्लियर। दो चीज़ें हमें यहाँ क्लियर हो रही है। एक, फॉरेस्ट्स हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है। लगभग जो हम चीज़ें रोज़ इस्तेमाल करते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा चीज़ें फॉरेस्ट से ही आती हैं। दूसरा, 1700 और 1995 के बीच का जो पीरियड है, इसको कहते हैं पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इस पीरियड में लगभग 9.3% जो वर्ल्ड का टोटल एरिया है ये क्लियर किया गया इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, कल्टीवेशन के लिए, पास्चर्स के लिए, फ्यूल वुड के लिए या बाकी चीज़ों के लिए। तो फॉरेस्ट की डिस्ट्रक्शन क्लियरली नज़र आ रही है। अब फॉरेस्ट और क्या करते हैं? दे मेंटेन और इकोलॉजिकल बैलेंस, दे आल्सो सपोर्ट लाइफ टू द people who are living in the forests or around the forests. So these are called nomads, these are called pastoralists. So let us see what led to the destruction of these forests. आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये forests destroy हो गए। सबसे पहले डिफॉरेस्ट्रेशन हम किस चीज़ को बोलते हैं? डिफॉरेस्ट्रेशन की कई सारी डिफिनीशंस हैं। एक डेफिनेशन हम लेंगे
द डिसअपियरेंस ऑफ फॉरेस्ट्स इज रेफर्ड टू एज डिफॉरेस्टेशन। डिसअपियरेंस यानी गायब हो जाना। ये गायब क्यों होंगे? डिसअपियरेंस या हम कहेंगे कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज एट अ लार्जर स्केल इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन, और इसका अपोजिट है एफॉरेस्टेशन, यानी प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज। सो डिफॉरेस्टेशन कोई नया प्रोसेस नहीं है, ये बहुत पुराना है, बल्कि कई सेंचुरीज से ये चलता आ रहा है। लोग ट्रीज प्लांट्स को काटते आए हैं, एनिमल्स को मारते आए हैं, वाइल्ड लाइफ को डिस्ट्रॉय करते आए हैं। तो ये कोई नया प्रोसेस नहीं है, मगर ये प्रोसेस, ये डिफॉरेस्टेशन का प्रोसेस कॉलोनियल रूल में बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया और सिस्टमेटिक बन गया, यानी इसको और ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया गया, इन फॉरेस्ट्स को और ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया गया। तो कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया, एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं, इन 1600 approximately 1/6 of India's land mass was under cultivation. तो 1/6 part of India's land mass, it was under cultivation during 1600. 1600 when we say, it means मुगल पीरियड। तो मुगल पीरियड में इतनी लैंड थी कल्टीवेशन के लिए, लेकिन ब्रिटिश पीरियड में ये कल्टीवेशन का जो एरिया था ये बढ़ गया। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट्स को क्लियर किया गया। अब इन फॉरेस्ट्स को क्लियर क्यों किया गया, इसके भी कई चीज़ें हैं। कभी लैंड्स को एक्सपेंड करने के लिए, कल्टीवेशन के लिए, कभी शिप बिल्डिंग के लिए ट्रीज़ को काटा गया, कभी रेलवे ट्रैक्स को बनाने के लिए, कभी प्लांटेशंस के लिए। तो प्लांटेशन वो पार्ट होता है ज़मीन का जहाँ पे कोई एक ही क्रॉप प्रोड्यूस किया जाता है। यस, plantation is that part of land where only one kind of crop is produced, such as tea plantation, rubber plantation, coffee plantation, indigo plantation या फिर ओपीएम प्लांटेशन। तो इन सब चीज़ों के लिए ज़मीन को साफ़ किया गया। तो ऐसा क्या हुआ, चलिए देखते हैं। तो जो एक फॉरेस्ट एरियाज़ थे जिनको साफ़ किया गया मोस्टली ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, इसके कई सारे रीज़न्स थे। कुछ लोगों ने खुद अपनी कल्टीवेबल लैंड को एक्सटेंड करने के लिए फॉरेस्ट्स को साफ़ किया। कहीं पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये करवाया ताकि वो कैश क्रॉप्स को प्रोड्यूस कर सकें। कैश क्रॉप्स मतलब वो क्रॉप्स जो हम मार्केट के लिए प्रोड्यूस करते हैं, लाइक जूट, शुगर, वीट एंड कॉटन। ये चीज़ें ज़्यादातर मार्केट में बेचने के लिए प्रोड्यूस की जाती थी, तो दैट्स वाई ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत थी, तो फॉरेस्ट्स को क्लियर किया गया। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती गई, फूड ग्रेन्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी। जैसे फूड ग्रेन्स की ज़रूरत ज़्यादा पड़ गई तो फॉरेस्ट्स को क्लियर किया गया। तो जैसे जैसे फॉरेस्ट्स क्लियर होते गए, इसका इम्पैक्ट न सिर्फ लाइव्स पे नज़र आने लगा, बल्कि पूरे एनवायरनमेंट पे भी इसकी चेंज नज़र आने लगी। तो 19th सेंचुरी में जो भी फॉरेस्ट्स अनप्रोडक्टिव थे, यानी वो फॉरेस्ट्स जहाँ पे कुछ खास प्लांट्स ट्रीज नहीं थे, जहाँ पे एनिमल लाइफ कुछ खास नहीं थी, उनको कल्टीवेशन के अंडर लाया गया। तो नतीजा क्या हुआ? बिटवीन 1880 एंड 1920 जो कल्टीवेटेड एरिया था वो करीबन 6.7 मिलियन हेक्टेयर इंक्रीज़ हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? सीधे से जो फॉरेस्ट एरियाज़ थे उनको साफ़ किया गया। तो यहाँ तक हमने जान लिया कि किस तरह से फॉरेस्ट्स को साफ़ किया गया कॉलोनियल रूल के दौरान, कैसे इस डिफॉरेस्टेशन पे ज़्यादा फोकस किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को साफ़ किया जाए, एनिमल्स को मारा गया। एनिमल्स की खाल जो होती है, जिसको हम हाइड्स कहते हैं, जिनको लेदर बनता है, तो इस वजह से एनिमल्स की जो स्पीशीज़ थी वो भी ख़त्म होने लगी। तो आज जो हम ये ग्लोबल वार्मिंग देख रहे हैं, ये भी इसका एक रीज़न है, ये भी इसका एक इम्पैक्ट है।
सॉरी, ये भी एक इसका एक इम्पैक्ट नज़र आ रहा है कि हमारा जो आज एटमॉस्फेयर है वो ज़्यादा हॉट रहता है, वार्म रहता है, क्योंकि हमने प्लांट्स और ट्रीज़ को ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया। एटीन 1820s में जो इंग्लैंड था वहाँ पे फॉरेस्ट्स गायब होने लगे, क्योंकि वहाँ पे जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ बनाते गए, वो जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ बढ़ती गई, वैसे वैसे लैंड्स को क्लियर किया गया, वैसे वैसे लैंड्स ख़त्म होती गई, फॉरेस्ट एरियाज़ को ख़त्म किया गया। साथ ही में वो शिप बनाने के लिए ट्रीज़ का इस्तेमाल करते थे, तो वो ट्रीज़ ख़त्म होने लगे। तो ट्रीज़ हासिल करने के लिए वो अपने कुछ एक्सप्लोरर्स को भेजने लगे दूसरी कंट्रीज़ में। तो 1820s में इंडिया में भी कुछ ग्रुप्स यहाँ पे आए जिन्होंने यहाँ के ट्रीज़ का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यानी शिप्स बन रहे थे ब्रिटेन में और उनकी लकड़ी, उनका रॉ मटेरियल वो हिंदुस्तान से आ रहा था। इसी तरह से जब 1850s में रेलवेज़ की लाइनें जो एस्टैब्लिश करने लगी, तो उनके लिए जो रॉ मटेरियल यूज़ होता था, ख़ास तौर पे जो वुड यूज़ होती थी, वो भी हिंदुस्तान से ले जाने लगे। तो नतीजा क्या हुआ, वहाँ ब्रिटेन की वजह से हिंदुस्तान में चेंज आने लगी। तो इस तरह से हिंदुस्तान के फॉरेस्ट्स पे इम्पैक्ट पड़ा, यहाँ के ट्रीज़ को काटना शुरू कर दिया गया, यहाँ के फॉरेस्ट्स को क्लियर किया गया। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो कॉलोनियलिज़म था उसने किस तरह से इन फॉरेस्ट्स को तबाह करने के लिए पॉलिसीज़ बनाई। तो फ्रॉम 1860s the railway network expanded rapidly. By 1890 about 25,500 kilometers of track had been laid. So in 1946 the length of the tracks had increased to over 765,000. It means 7,65,000 kilometers. So as the railway tracks spread through India, the larger and larger number of trees were felled, it means cut down. As early as the 1850s, in the Madras Presidency alone, 35,000 trees were being cut annually for sleepers. So how can we define sleepers? I will show you. See this. These are called sleepers. These were the wooden planks laid across railway tracks. They hold the track in a position. तो जो ये लकड़ी के खंभे जैसे नज़र आ रहे हैं, इनको रेलवे ट्रैक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है एंड दे वर कॉल्ड एज स्लीपर्स। तो पता चल रहा है कि मद्रास प्रेसिडेंसी में ही सिर्फ 35,000 ट्रीज़ को हर साल काटा जाता था इन स्लीपर्स को बनाने के लिए। तो यहाँ से ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट हिंदुस्तान के फॉरेस्ट रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ कर रही थी, इंडिया के लिए नहीं बल्कि ब्रिटेन के लिए, बल्कि अपनी डेवलपमेंट के लिए। तो जैसे जैसे उनकी ये डिफॉरेस्टेशन पॉलिसी बढ़ती गई, वैसे वैसे फॉरेस्ट्स कम होते गए। तो यहाँ तक तो ये क्लियर आ रहा है समझ में कि फॉरेस्ट्स ख़त्म हो रहे थे क्योंकि ट्रीज़ ज़्यादा कट रहे थे, एनिमल्स की लाइफ डिस्टर्ब हो रही थी, वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब हो रही थी, इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा था, और साथ ही साथ में उन लोगों की ज़िंदगी भी डिस्टर्ब हो रही थी जो इन फॉरेस्ट्स पे डिपेंड थे, जिनको आप नोमैड्स कहते हैं, पेस्टोरलिस्ट्स कहते हैं, या और किसी टर्म से हम यूज़ करते हैं, ट्राइबल्स की टर्म हम यूज़ करते हैं। तो उनकी लाइफ भी डिस्टर्ब होने लगी। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया कि रेलवे ट्रैक्स के लिए, शिप बिल्डिंग के लिए, कल्टीवेशन के लिए या बाकी किसी चीज़ के लिए फॉरेस्ट्स को क्लियर किया गया। और भी कुछ रीज़न्स थे जिनकी वजह से इन फॉरेस्ट्स को क्लियर किया गया। एक रीज़न था प्लांटेशन। Large areas of natural forests were also cleared to make way for tea, coffee, rubber plantations to meet Europe's growing need for these communities. तो यहाँ से क्लियर ये भी समझ आ रहा है
कि यूरोप में टी की ज़रूरत थी, कॉफ़ी की ज़रूरत थी, रबर की ज़रूरत थी, तो उन सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कॉलोनीज़ में फॉरेस्ट्स को क्लियर करके प्लांटेशंस बनाए जाते थे। तो प्लांटेशन मतलब जैसे आसाम, आपने सुना होगा, आसाम के बारे में सुना है। तो वहाँ पे एक टाइम पे फॉरेस्ट एरिया था, लेकिन फिर इस फॉरेस्ट एरिया को साफ़ करने के बाद वहाँ पे प्लांटेशंस एस्टैब्लिश किए गए, और इन प्लांटेशन से जो कुछ भी निकलता था वो सीधे यूरोप पहुँच जाता था। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे किस तरह से फॉरेस्ट्स को डिस्ट्रॉय किया जाता था, प्लांट्स को काटा जाता था, ट्रीज़ को काटा जाता था, कभी रेलवेज़ के लिए, कभी प्लांटेशंस के लिए, कभी कल्टिवेबल लैंड को एक्सपेंड करने के लिए। तो इन सब चीज़ों के लिए जब फॉरेस्ट्स डिस्ट्रॉय होते थे, तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स आपको नज़र आएंगी, जिससे आपको नज़र आएगा कि कैसे, किस तेज़ी से कॉलोनियल रूल के दौरान, या हम कहेंगे ब्रिटिश पीरियड के दौरान, फॉरेस्ट्स को क्लियर किया जाता था। तो कीनली देखिए इस चीज़ को। यहाँ आपको एक ट्रक नज़र आ रही है जिसमें बहुत बड़े बड़े लॉग्स नज़र आएंगे आपको, और दूसरी एक छोटी सी पिक्चर है जिसमें आपको कुछ लोग नज़र आएंगे जिनके सर पे कुछ बोझा सा है लकड़ी का। तो दोनों रोड्स को गौर से देखिए, एक रोड जो बहुत बड़ा है जिस पे ट्रक चल रही है, दूसरा एक छोटा सा रास्ता जिस पे लोग चल रहे हैं। तो सबसे पहले फॉरेस्ट से ये वुड निकालने के लिए रोड्स बनाए गए, यानी यानी रोड्स के लिए फॉरेस्ट को क्लियर किया गया। तो ये एक डिस्ट्रक्शन थी। अब जैसे ही रोड्स बन गए, वैसे वैसे डिस्ट्रक्शन, वैसे वैसे डिफॉरेस्ट्रेशन ज़्यादा होने लगी। तो जहाँ कभी छोटे छोटे रास्ते होते थे, वहाँ पे बड़े बड़े रोड्स बन गए। तो अब ये इजी हो गया किसी भी फॉरेस्ट से ये सारे प्रोडक्ट्स, ये सारी वुड या जो भी वहाँ से निकलता है, उस प्रोडक्ट को बाहर निकालना बहुत ही इजी हो गया। यहाँ पे आपको कुछ लोग चाय पीते हुए नज़र आएंगे, कुछ लोग दिखा रहे हैं। तो ये प्लांटेशंस की बात है। तो जैसे जैसे प्लांटेशंस बढ़ते गए, वैसे वैसे वो चीज़ें सारी यूरोप पहुँचती गई। नाउ द टॉपिक इज़ द राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री। तो कमर्शियल जब हम बात करें हैं, इट मीन्स यूजिंग फॉरेस्ट्स फॉर कमर्शियल पर्पसेस, यानी बेचने के लिए फॉरेस्ट्स का अब इस्तेमाल कैसे किया गया। तो जब ब्रिटिश रूल हिंदुस्तान में स्टार्ट हुआ, और उन्होंने ब्रिटिश रूल के दौरान जो ब्रिटेन में शिप्स बनाए जाते थे या रेलवे ट्रैक्स बनाए जाते थे, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वुड यूज़ की गई। तो जैसे जैसे वुड ज़्यादा यूज़ होती गई, वैसे वैसे फॉरेस्ट्स डिस्ट्रॉय होते गए। तो रिकवरी का कोई चांस नहीं था, क्योंकि नए ट्रीज़ को प्लांट नहीं किया जाता था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को अब डर लगा कि अगर हमने ऐसे ही फॉरेस्ट्स काट दिए, तो एक वक्त आएगा जब हमारे पास कुछ नहीं होगा, हम कहाँ से लकड़ी फिर लाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जर्मनी से एक एडवाइज़र को बुलाया जो उन्हें इस फॉरेस्ट से रिलेटेड या फॉरेस्ट कंजर्वेशन से रिलेटेड उन्हें एडवाइस देगा। तो उस जर्मन एडवाइज़र का नाम था डाइट्रिच ब्रैंडीज़। हाँ जी, डाइट्रिच ब्रैंडीज़। तो उसको बनाया गया इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट्स। हिंदुस्तान में उसको क्या बनाया गया, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट्स। तो ब्रैंडीज़ ने बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व किया, डे फॉरेस्ट्स में चला गया, वहाँ उनको फॉरेस्ट को पूरी तरह से ऑब्ज़र्व किया, साइंटिफिकली ऑब्ज़र्व किया, और फाइनली कुछ सजेशंस दी। तो पहली सजेशन थी कि जो ये फॉरेस्ट्स में ट्रीज़ काटे जाते हैं, ये एक लीगल सिस्टम होना चाहिए, यानी लाज बनाने चाहिए फॉरेस्ट्स को। ये फॉरेस्ट में ट्रीज़ काटने के लिए लाज बनाने चाहिए, लाज होने चाहिए। दूसरा, जो भी लोग इन फॉरेस्ट्स में जाते हैं उन पे रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, मतलब कि ऐसे लाज बनाइए ताकि कोई भी अपनी मर्ज़ी से फॉरेस्ट्स में एंटर ना हो सके। तो अगर कोई ऐसा करता है,
उसको पनिशमेंट होनी चाहिए, उसको फ़ाइन लगना चाहिए। तो ब्रांडीज़ ने क्या किया? ब्रांडीज़ ने एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस डिपार्टमेंट सेटअप किया 1864 में, और इस तरह से 1865 में पहली बार पहला इंडियन फॉरेस्ट एक्ट पास हुआ। यानी 1865 में एक फॉरेस्ट एक्ट पास हुआ, इसको नाम पड़ गया इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1865। तो देहरादून में एक इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी सेटअप किया गया 1906 में। इन सब का क्या मतलब था? इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत थी या इनका क्या इम्पैक्ट पड़ गया? तो मकसद यही था कि कुछ लॉज बनाए जाए ताकि फॉरेस्ट्स को कंज़र्व किया जाए। कंज़र्व क्यों किया जाए? ताकि ब्रिटिशर्स इसको आराम से एक्सप्लॉइट कर सकें। तो किसी तरह की जो भी मूवमेंट होती थी इंडियंस की तब तक, उसको हम रोक लें। तो जैसे जैसे इंडियंस की मूवमेंट रुकेगी, वैसे वैसे फॉरेस्ट रिसोर्सेज को ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने मतलब के लिए, अपनी कंट्री के लिए उसको एक्सप्लॉइट करेंगे। तो इन दैट केस फॉरेस्ट एक्ट which divided the Indian forests into 3 categories। जी बिल्कुल, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1865 ने हिंदुस्तान के फॉरेस्ट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक कैटेगरी जिसको नाम पड़ गया रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स, दूसरे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स, और तीसरे विलेज फॉरेस्ट्स। रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स वो फॉरेस्ट्स थे जो बहुत ज़्यादा रिच थे प्रोडक्ट्स में, यानी जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें निकलती थी। वहाँ पे क्या निकलता था? जैसे शिप बनाने के लिए वहाँ पे लकड़ी होती थी, या मेडिसिनल प्लांट्स होते थे, या गम निकलता था। तो इन फॉरेस्ट्स को कहा गया रिजर्व्ड फॉरेस्ट, क्योंकि दीज फॉरेस्ट्स वर रिजर्व्ड ओनली फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। सो नो विलेजर कुड एंटर दीज फॉरेस्ट्स विदाउट परमिशन। तो अगर कोई जाएगा भी, सबसे पहले उसको परमिशन लेनी होगी ब्रिटिश गवर्नमेंट से। दूसरा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स, ये वो फॉरेस्ट्स थे जो ज़्यादा रीच तो नहीं थे, लेकिन इनमें जैसे ग्रास या रेलवे ट्रैक्स के लिए लकड़ियाँ निकलती थी, या कुछ जड़ी बूटी निकलते थे। तो इन फॉरेस्ट्स को नाम दिया गया प्रोटेक्टेड। मतलब इन फॉरेस्ट्स में इंडिया के लोग जो इन फॉरेस्ट के नज़दीक रहते थे, वो इन फॉरेस्ट्स में जा सकते थे, लेकिन एक पर्टिकुलर पीरियड के दौरान, यानी दिन में से फॉर एग्ज़ाम्पल 1 या 2 घंटे जा सकते हैं। और इन 1-2 घंटों में वो वहाँ पे जो चीज़ें निकलती हैं वो निकालेंगे, लेकिन तब भी उन्हें पहले परमिशन लेना होगा। यानी रिजर्व्ड फॉरेस्ट में कोई नहीं जाएगा, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में जा सकते हैं, लेकिन उनकी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखी जाती थी। वो वहाँ से क्या कलेक्ट करते हैं उसका हिसाब रखा जाता था, और उन्हें परमिशन भी लेना पड़ता था। तीसरी कैटेगरी विलेज फॉरेस्ट्स। इन फॉरेस्ट्स को ओपन रखा गया सबके लिए, क्योंकि उनमें कुछ था ही नहीं। तो जो लोग इन फॉरेस्ट्स के नज़दीक रहते थे, विलेज फॉरेस्ट्स के, उन्हें अलाउ किया गया कि आप जा सकते हैं, अपने जानवर लेकर जा सकते हैं, वहाँ पे जो निकालना है निकालिए। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, उन फॉरेस्ट में कुछ खास नहीं था। तो 1865 का जो ये एक्ट था, इसने रिस्ट्रिक्ट कर दी मूवमेंट लोगों की, ख़ास तौर पे उन लोगों की जिनकी ज़िंदगी, जिनकी लाइफ इन फॉरेस्ट्स पे डिपेंड थी। मतलब वो खाने पीने की चीज़ें निकालते थे यहाँ से, वो सब्जियाँ निकालते थे, वो फ्रूट्स निकालते थे, वो अपने जानवरों को ले जाते थे इन फॉरेस्ट्स में चरवाने के लिए, ग्रेजिंग के लिए। लेकिन अब इनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गई। तो अब इन लोगों का क्या होगा और इन फॉरेस्ट्स का क्या होगा, ये तो क्लियर नज़र आ रहा है। ब्रिटिश गवर्नमेंट रिजर्व फॉरेस्ट्स को सिर्फ अपने लिए यूज़ कर रही है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स में कुछ लोग जा सकते हैं, कुछ टाइम के लिए जा सकते हैं। विलेज फॉरेस्ट में कुछ है ही नहीं। So all these factors affected the life of people. So dear students, अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे किस तरह से फॉरेस्ट्स को डिस्ट्रॉय किया जाता था, प्लांट्स को काटा जाता था, ट्रीज़ को काटा जाता था,
कभी रेलवेज़ के लिए, कभी प्लांटेशंस के लिए, कभी कल्टिवेबल लैंड को एक्सपेंड करने के लिए। तो इन सब चीज़ों के लिए जब फॉरेस्ट्स डिस्ट्रॉय होते थे, तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स आपको नज़र आएंगी, जिससे आपको नज़र आएगा कि कैसे, किस तेज़ी से कॉलोनियल रूल के दौरान, या हम कहेंगे ब्रिटिश पीरियड के दौरान, फॉरेस्ट्स को क्लियर किया जाता था। तो कीनली देखिए इस चीज़ को। यहाँ आपको एक ट्रक नज़र आ रही है जिसमें बहुत बड़े बड़े लॉग्स नज़र आएंगे आपको, और दूसरी एक छोटी सी पिक्चर है जिसमें आपको कुछ लोग नज़र आएंगे जिनके सर पे कुछ बोझा सा है लकड़ी का। तो दोनों रोड्स को गौर से देखिए, एक रोड जो बहुत बड़ा है जिस पे ट्रक चल रही है, दूसरा एक छोटा सा रास्ता जिस पे लोग चल रहे हैं। तो सबसे पहले फॉरेस्ट से ये वुड निकालने के लिए रोड्स बनाए गए, यानी यानी रोड्स के लिए फॉरेस्ट को क्लियर किया गया। तो ये एक डिस्ट्रक्शन थी। अब जैसे ही रोड्स बन गए, वैसे वैसे डिस्ट्रक्शन, वैसे वैसे डिफॉरेस्ट्रेशन ज़्यादा होने लगी। तो जहाँ कभी छोटे छोटे रास्ते होते थे, वहाँ पे बड़े बड़े रोड्स बन गए। तो अब ये इजी हो गया किसी भी फॉरेस्ट से ये सारे प्रोडक्ट्स, ये सारी वुड या जो भी वहाँ से निकलता है, उस प्रोडक्ट को बाहर निकालना बहुत ही इजी हो गया। यहाँ पे आपको कुछ लोग चाय पीते हुए नज़र आएंगे, कुछ लोग दिखा रहे हैं। तो ये प्लांटेशंस की बात है। तो जैसे जैसे प्लांटेशंस बढ़ते गए, वैसे वैसे वो चीज़ें सारी यूरोप पहुँचती गई। नाउ द टॉपिक इज़ द राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री। तो कमर्शियल जब हम बात करें हैं, इट मीन्स यूजिंग फॉरेस्ट्स फॉर कमर्शियल पर्पसेस, यानी बेचने के लिए फॉरेस्ट्स का अब इस्तेमाल कैसे किया गया। तो जब ब्रिटिश रूल हिंदुस्तान में स्टार्ट हुआ और उन्होंने ब्रिटिश रूल के दौरान जो ब्रिटेन में शिप्स बनाए जाते थे या रेलवे ट्रैक्स बनाए जाते थे, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वुड यूज़ की गई। तो जैसे जैसे वुड ज़्यादा यूज़ होती गई, वैसे वैसे फॉरेस्ट्स डिस्ट्रॉय होते गए। तो रिकवरी का कोई चांस नहीं था, क्योंकि नए ट्रीज़ को प्लांट नहीं किया जाता था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को अब डर लगा कि अगर हमने ऐसे ही फॉरेस्ट्स काट दिए, तो एक वक्त आएगा जब हमारे पास कुछ नहीं होगा, हम कहाँ से लकड़ी फिर लाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जर्मनी से एक एडवाइज़र को बुलाया जो उन्हें इस फॉरेस्ट से रिलेटेड या फॉरेस्ट कंजर्वेशन से रिलेटेड उन्हें एडवाइस देगा। तो उस जर्मन एडवाइज़र का नाम था डाइट्रिच ब्रैंडीज़। हाँ जी, डाइट्रिच ब्रैंडीज़। तो उसको बनाया गया इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट्स। हिंदुस्तान में उसको क्या बनाया गया, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट्स। तो ब्रैंडीज़ ने बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व किया, डे फॉरेस्ट्स में चला गया, वहाँ उनको फॉरेस्ट को पूरी तरह से ऑब्ज़र्व किया, साइंटिफिकली ऑब्ज़र्व किया, और फाइनली कुछ सजेशंस दी। तो पहली सजेशन थी कि जो ये फॉरेस्ट्स में ट्रीज़ काटे जाते हैं, ये एक लीगल सिस्टम होना चाहिए, यानी लॉज बनाने चाहिए फॉरेस्ट्स को। ये फॉरेस्ट में ट्रीज़ काटने के लिए लॉज बनाने चाहिए, लॉज होने चाहिए। दूसरा, जो भी लोग इन फॉरेस्ट्स में जाते हैं, उन पे रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। मतलब कि ऐसे लॉज बनाइए ताकि कोई भी अपनी मर्ज़ी से फॉरेस्ट्स में एंटर ना हो सके। तो अगर कोई ऐसा करता है, उसको पनिशमेंट होनी चाहिए, उसको फ़ाइन लगना चाहिए। तो ब्रैंडीज़ ने क्या किया, ब्रैंडीज़ ने एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस डिपार्टमेंट सेटअप किया 1864 में, और इस तरह से 1865 में पहली बार पहला इंडियन फॉरेस्ट एक्ट पास हुआ। यानी 1865 में एक फॉरेस्ट एक्ट पास हुआ, इसको नाम पड़ गया इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1865। तो देहरादून में एक इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी सेटअप किया गया 1906 में।
इन सब का क्या मतलब था, इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत थी या इनका क्या इम्पैक्ट पड़ गया? तो मकसद यही था कि कुछ लॉज बनाए जाए ताकि फॉरेस्ट्स को कंज़र्व किया जाए। कंज़र्व क्यों किया जाए? ताकि ब्रिटिशर्स इसको आराम से एक्सप्लॉइट कर सकें। तो किसी तरह की जो भी मूवमेंट होती थी इंडियंस की तब तक, उसको हम रोक लें। तो जैसे जैसे इंडियंस की मूवमेंट रुकेगी, वैसे वैसे फॉरेस्ट रिसोर्सेज को ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने मतलब के लिए, अपनी कंट्री के लिए उसको एक्सप्लॉइट करेंगे। तो इन दैट केस फॉरेस्ट एक्ट which divided the Indian forests into three categories। जी बिल्कुल, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1865 ने हिंदुस्तान के फॉरेस्ट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक कैटेगरी जिसको नाम पड़ गया रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स, दूसरे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स और तीसरे विलेज फॉरेस्ट्स। रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स वो फॉरेस्ट्स थे जो बहुत ज़्यादा रिच थे प्रोडक्ट्स में, यानी जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें निकलती थी। वहाँ पे क्या निकलता था? जैसे शिप बनाने के लिए वहाँ पे लकड़ी होती थी, या मेडिसिनल प्लांट्स होते थे, या गम निकलता था। तो इन फॉरेस्ट्स को कहा गया रिजर्व्ड फॉरेस्ट, क्योंकि दीज फॉरेस्ट्स वर रिजर्व्ड ओनली फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। सो नो विलेजर नो विलेजर कुड एंटर दीज फॉरेस्ट्स विदाउट परमिशन। तो अगर कोई जाएगा भी, सबसे पहले उसको परमिशन लेनी होगी ब्रिटिश गवर्नमेंट से। दूसरा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स, ये वो फॉरेस्ट्स थे जो ज़्यादा रीच तो नहीं थे, लेकिन इनमें जैसे ग्रास या रेलवे ट्रैक्स के लिए लकड़ियाँ निकलती थी, या कुछ जड़ी बूटी निकलते थे। तो इन फॉरेस्ट्स को नाम दिया गया प्रोटेक्टेड। मतलब इन फॉरेस्ट्स में इंडिया के लोग जो इन फॉरेस्ट के नज़दीक रहते थे, वो इन फॉरेस्ट्स में जा सकते थे, लेकिन एक पर्टिकुलर पीरियड के दौरान, यानी दिन में से फॉर एग्ज़ाम्पल 1 या 2 घंटे जा सकते हैं। और इन 1-2 घंटों में वो वहाँ पे जो चीज़ें निकलती हैं वो निकालेंगे, लेकिन तब भी उन्हें पहले परमिशन लेना होगा। यानी रिजर्व्ड फॉरेस्ट में कोई नहीं जाएगा, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में जा सकते हैं, लेकिन उनकी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखी जाती थी। वो वहाँ से क्या कलेक्ट करते हैं उसका हिसाब रखा जाता था, और उन्हें परमिशन भी लेना पड़ता था। तीसरी कैटेगरी विलेज फॉरेस्ट्स। इन फॉरेस्ट्स को ओपन रखा गया सबके लिए, क्योंकि उनमें कुछ था ही नहीं। तो जो लोग इन फॉरेस्ट्स के नज़दीक रहते थे, विलेज फॉरेस्ट्स के, उन्हें अलाउ किया गया कि आप जा सकते हैं, अपने जानवर लेकर जा सकते हैं, वहाँ पे जो निकालना है निकालिए। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, उन फॉरेस्ट में कुछ खास नहीं था। तो 1865 का जो ये एक्ट था, इसने रिस्ट्रिक्ट कर दी मूवमेंट लोगों की, ख़ासतौर पे उन लोगों की जिनकी ज़िंदगी, जिनकी लाइफ इन फॉरेस्ट्स पे डिपेंड थी। मतलब वो खाने पीने की चीज़ें निकालते थे यहाँ से, वो सब्जियाँ निकालते थे, वो फ्रूट्स निकालते थे, वो अपने जानवरों को ले जाते थे इन फॉरेस्ट्स में चरवाने के लिए, ग्रेजिंग के लिए। लेकिन अब इनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गई। तो अब इन लोगों का क्या होगा और इन फॉरेस्ट्स का क्या होगा, ये तो क्लियर नज़र आ रहा है। ब्रिटिश गवर्नमेंट रिजर्व फॉरेस्ट्स को सिर्फ अपने लिए यूज़ कर रही है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स में कुछ लोग जा सकते हैं, कुछ टाइम के लिए जा सकते हैं। विलेज फॉरेस्ट में कुछ है ही नहीं।